तब आज के क्लास में हम लोग को सीखना है लाइसोसोम के बारे में। ये लाइसोसोम कोशिका में किस तरह का व्यवहार करता है, इसके क्या कार्य होते हैं और यह कोशिका के लिए, किसी भी सेल के लिए कितना उपयोगी ऑर्गन है, कोशिकांग है। जिस तरह से आप लोग राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक का सबसे पहले आप कैरेक्टर जानते थे, उसी तरह से लाइसोसोम के भी कैरेक्टर जानते हैं। उससे पहले इनके खोजकर्ता का नाम जान लेते हैं कि इसका खोज किसने किया था। जी, तो इसका खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डुवे। क्रिश्चियन डी डुवे। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया? क्रिश्चियन डी डुवे ने। हाँ, तो इनके कैरेक्टर के अनुसार सबसे पहला जो इसका लक्षण है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो सबसे पहली बात है कि यह कितने झिल्ली से घिरा होता है? तो एक झिल्ली से घिरा होता है। नंबर दूसरा, जो बहुत भी आया है लाइसोसोम के बारे में, सुसाइडल बैग बोलते हैं ना, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कोशिका का आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, कोशिका में किस अंग को या किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो क्या जवाब बताएंगे? लाइसोसोम को कहते हैं। उसी तरह से नंबर तीसरा है ना, इसे डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल भी बोलते हैं। डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल बताएंगे, आपको सभी क्लियर हो जाएंगे क्यों कहते हैं इसे डिस्पोजल। एंड नेक्स्ट, स्कैवेंजर ऑफ सेल कहते हैं, है ना। अब स्कैवेंजर जो होता है वो मलबा को हटाने वाला होता है कि नहीं? तो हम लोग जानेंगे कि लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका के अंदर जब कोई कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो या हो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो मर गए तो वो बच गए ना मलबा के रूप में, तो उस मलबा को ये लाइसोसोम क्या करता है? नष्ट करके बाहर कर देता है। इसलिए इसे स्कैवेंजर ऑफ सेल कहते हैं। अर्थात कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को, बेकार पदार्थों को जो मलबा के रूप में है, कोशिका के लिए यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है, उसे ये साफ कर देता है। कौन? लाइसोसोम। इसलिए इसे स्कैवेंजर ऑफ सेल या डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल कहते हैं। तो अभी तक आपने क्या जाना? लाइसोसोम कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में मौजूद एक छोटी कोशिकांग है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है, लेकिन सबसे छोटी अगर बोला जाए तो वो राइबोसोम होता है। तो लाइसोसोम छोटी कोशिकांग है जिसका खोज क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा किया गया था, है ना। बताया जा रहा क्या? सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है, यानी इनके चारों तरफ एकहरी झिल्ली होती है, जबकि राइबोसोम क्या था? मेम्ब्रेनलेस, है ना। याद रखेंगे ये चीजें, आपको बता रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस, सिंगल मेम्ब्रेन, डुअल मेम्ब्रेन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट क्या था? डुअल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डुअल मेम्ब्रेन, राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस एंड लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, सुसाइडल बैग ऑफ सेल है ना, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल एंड स्कैवेंजर ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका में जो बेकार पदार्थ है मलबा के रूप में, जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, उसे यह क्या करता है? कोशिका से नष्ट करके बाहर कर देता है। इसलिए इसे डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल या स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं। अब आगे जानते हैं कि यह कोशिका में किस तरह का कार्य करता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग मान ले इस तरह से कि एक यह लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, मान लिया कि इस तरह का एक लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के अंदर है ना कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो मान लीजिए इस तरह का ये एंजाइम्स हैं,
इस तरह से ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। याद करते जाइएगा, लाइसोसोम के अंदर बहुत से प्रकार का एंजाइम्स होता है, उन सबको हम एक साथ हाइड्रोलाइटिक्स कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस की क्रिया करता है कौन? सभी एंजाइम्स। नाम सुनेंगे जैसे प्रोटीएज आएंगे, लाइपेज आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएंगे, न्यूक्लियस आएंगे, तो ये सभी एंजाइम्स क्या करते हैं? हाइड्रोलाइटिक क्रिया करते हैं, इसलिए से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। मतलब होता क्या है कि बड़े कोई अणु है, जैसे इस तरह का है कोई भी अणु है, तो यह एंजाइम्स कौन? हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स उसे क्या कर देगा? इस तरह से छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है ना? किस क्रिया द्वारा? हाइड्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा। इसलिए लाइसोसोम में मौजूद एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में जितने भी प्रकार के एंजाइम से नाम सुनेंगे, क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस, तो ये सभी एंजाइम्स क्या करेंगे? बड़े बड़े जैव अणुओं को, बड़े बड़े जैव अणु जो है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको इस तरह का एक बड़ा अणु है तो उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा। कौन? एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। किस क्रिया द्वारा? हाइड्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि इतने सभी जैव अणुओं को, जैसे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड यानी वसा, फैट को, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि को ये तोड़ सकता है, हाइड्रोलाइटिक्स पाचित कर सकता है, डाइजेस्ट करता है। हाँ, डाइजेस्ट करता है, इसलिए से डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं। परंतु ये जो मेम्ब्रेन है यह क्यों नहीं नष्ट होता है? समझिएगा फिर से कि सभी प्रकार के जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि सबको यह डाइजेस्ट करता है। कौन सा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो इसके अंदर, किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर मौजूद है। परंतु इस मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन मतलब वसा और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लिपो मतलब लिपिड हो गया और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो यह मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपोप्रोटीन का। परंतु हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के कारण ये झिल्ली क्यों नहीं टूटती है? ये झिल्ली क्यों नष्ट नहीं होती? क्योंकि जब लाइसोसोम के अंदर ये जो एंजाइम्स होते हैं, कौन? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वह इनएक्टिव फेज में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और निष्क्रिय अवस्था जो होता है एंजाइम्स का, वह कहलाता है जाइमोजेन। वीवीआई पॉइंट है, याद रखेंगे। क्या? लाइसोसोम के अंदर मौजूद एंजाइम्स की निष्क्रिय अवस्था क्या कहलाती है? जाइमोजेन। तो समझ गए कि यह एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक सभी प्रकार के जैव अणुओं को डाइजेस्ट करती है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देती है, बट इन झिल्ली को, जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है, उसको क्यों नहीं नष्ट करती है? क्योंकि जब लाइसोसोम के अंदर ये एंजाइम्स होते हैं तो वह इनएक्टिव फेज, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इसलिए वह क्या करते हैं? झिल्ली को नहीं तोड़ते हैं। तो क्या आपने जवाब जाना कि इसके अंदर जो एंजाइम्स उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। वो क्या करता है? बड़े बड़े अणुओं को इस तरह से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। किस क्रिया द्वारा? हाइड्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा। परंतु जब लाइसोसोम के अंदर इतने सभी एंजाइम्स है तो इनके झिल्ली को, जो कि लिपोप्रोटीन की बनी, उसे क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि जब लाइसोसोम के अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं तो वो इनएक्टिव फेज, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इसलिए वो नष्ट नहीं करते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। उस निष्क्रिय अवस्था में जब एंजाइम्स रहता है तो उसे क्या कहते हैं? जाइमोजेन्स कहते हैं, है ना। अब आपको क्या बताया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अंतर्गत जो एंजाइम्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेज आते हैं, प्रोटीएज आते हैं, लाइपेज आते हैं और न्यूक्लियस आते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है। प्रोटीएज जो है वह प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पाचन करता है। लाइपेज जो है लिपिड यानी फैट का डाइजेशन करता है। एंड न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है ना। तो एक तरह से जान गए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स।
प्रोटीन का प्रोटीएज एंजाइम्स, लिपिड यानी फैट का लाइपेज, एंड न्यूक्लिक एसिड का कौन न्यूक्लिक, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब समझिएगा नेक्स्ट कि इसे सुसाइडल बैग किस तरह से कहते हैं ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए यह अब सेल है, तो सेल के अंदर इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मान लीजिए यार होंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, बीच में ये न्यूक्लियस भी है, कहीं कहीं राइबोसोम भी होगा, और ये खुद लाइसोसोम भी होगा ना, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड लाइसोसोम। अब हम लोग जानते हैं सबका एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, जीवन साइकिल होता है। जैसे आप लोग पीछे क्लास में कभी नाम सुने होंगे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल जो होता है, बोलिए 120 है ना, 100 से 120 दिनों का होता है, यानी उतने समय के बाद वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो उसी तरह से मान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ समय के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, है ना। तो जब दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, मान लेते हैं तो ये तो मर चुका है, तो ये क्या करेगा, अपना एंजाइम्स इस पे प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, तो ये क्या होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, है ना। यानी ये जो मलबा भी बच चुका है मरने के बाद, तो ये नष्ट हो जाएगा, किसके कारण, लाइसोसोम के एंजाइम्स के कारण। इसलिए से क्या करे, डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल या स्कैवेंजर ऑफ सेल। एंड कभी कभी क्या होता है, कोशिका के अंदर कोशिका की सभी क्रियाएं अनियंत्रित हो जाती है, कोशिका के अंदर कोशिका की सभी क्रियाएं अनियंत्रित होती है, अर्थात सीधे बोले सेल ही नियंत्रित नहीं रह पाती है। तो नियंत्रित नहीं रहने के कारण ये लाइसोसोम ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। तो जब लाइसोसोम फट जाएगा जी, जरा सा सोचिएगा, तो ये मेम्ब्रेन तो खत्म, तो इसके अंदर कौन था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ना, वो चारों तरफ क्या कर जाएंगे, इस सेल के अंदर फैल जाएंगे, और सेल के अंदर जब फैलेगा तो जो भी कोशिकाएं, जैसे अगर और माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, राइबोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, उस सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो खुद लाइसोसोम तो मरा ही है ना, लेकिन उनके साथ सभी कोशिकांगों को भी मार दिया। तो खुद मरा है यानी सुसाइड किया है ना, लेकिन अपने मरने के साथ सभी सेल को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, किसे, लाइसोसोम को। चलिए रिपीट करें जल्दी से, लाइसोसोम का खोज किसने किया, क्रिश्चियन डिडुवे ने, है ना। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल से, मतलब कितनी झिल्ली से, एक झिल्ली से घिरा हुआ है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं आत्महत्या की थैली, है ना। डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल एंड स्कैवेंजर ऑफ सेल कहते हैं, क्यों, क्योंकि कोशिका में जो मलबा के रूप में निष्क्रिय बेकार पदार्थ होते हैं, जिसका कोशिका के लिए उपयोग नहीं होता है, उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, बाहर कर देता है, कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है, नष्ट करता है। इसलिए से क्या कहते हैं, डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल या स्कैवेंजर ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम को अगर हम इन देखें तो क्या देखें कि लाइसोसोम के अंदर एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, है ना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करता है कि बड़े बड़े अणुओं को, है ना, इस तरह से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, किस क्रिया द्वारा, हाइड्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा, है ना। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाँ अगर इसका पीएच मान की बात करें, है ना, तो इसका पीएच मान जो होता है अबाउट 4.6 से 5.0। अब आप समझ गए कि अम्लीय होता है, इसलिए इसे एसिडिक एंजाइम्स भी कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का पीएच मान 4.6 से, है ना, 5.0 होता है, यानी अम्लीय है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एसिडिक एंजाइम्स भी कहते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर इनएक्टिव फेज में, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, और एंजाइम्स की निष्क्रिय अवस्था क्या कहलाती है, जाइमोजन, जो काफी वीवीआई पॉइंट है ना। नेक्स्ट, अब ये जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन्स होता है ना, ये किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो इतने ये सभी एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब किसके अंदर आते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अंतर्गत आते हैं। तो इतने सभी एंजाइम्स के कारण ये मेम्ब्रेन्स क्यों नहीं नष्ट हो पाता है, तो इसका जवाब क्या मिला, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स किस फेज में, इनएक्टिव फेज में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स, प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज, लिपिड या फैट का लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिक, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एंजाइम्स की यही पहचान है, ASE
जिस शब्द के पीछे आप ASE देखते हैं ना, वह एंजाइम्स है। आगे हम लोगों को जैव अणु चैप्टर में पढ़ना रहेगा। एंजाइम्स का नामांकन तो पढ़ेंगे कि एक वैज्ञानिक है कुहने, उन्होंने बताए थे कि किसी भी एंजाइम्स के पीछे ASE लगाकर उसका नामांकन किया जाता है। अब आप अगर लाइसोसोम को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। जैसे पहला है, इनमें कौन एक झिल्ली रहित मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग है? सेल ऑर्गेनल्स है। ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी केंद्रक न्यूक्लियस, है ना। क्वेश्चन दूसरा, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स की निष्क्रिय अवस्था क्या कहलाती है? ए हाइड्रोलाइटिक, बी जाइमोजेन, सी प्रोटीएज और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप ये 2